गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित उन महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में बताया था जिनसे कि बिहार के गौरवशाली अतीत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में सर्वप्रथम संगठित राज्यों की स्थापना लगभग 600 ईसा पूर्व हुई, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी और इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली 3 महाजनपद थे वह बिहार में ही स्थित थे। पहला वज्जी संघ, दूसरा मगध और तीसरा अंग। और 16 महाजनपदों में सबसे प्रतिष्ठित महाजनपद वज्जी संघ ही था। तो वज्जी संघ के बात करें तो सबसे पहले इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं, यानी कि वज्जी संघ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो गंगा के उत्तरी हिस्से से लेकर और नेपाल के तराई क्षेत्र तक वज्जी संघ फैला हुआ था, यानी कि अभी वर्तमान में जिसे वज्जिका और मिथिलांचल के नाम से जानते हैं वही वज्जी संघ का वास्तविक स्वरूप था। और इस वज्जी संघ में कुल 8 सदस्य थे, इस कारण ही इसे अष्टकुल भी कहा जाता था। इन 8 कुलों में पहला वज्जी, दूसरा लिच्छवी, तीसरा ज्ञात्रिक, चौथा विदेह यानी कि मिथिला, पांचवा उग्र यानी कि हत्थीग्राम, छठा भोगनगर, सातवां कुरु यानी कि हस्तिनापुर और 8वां इक्ष्वाकु यानी कि अयोध्या शामिल है। और इन सभी में, इन 8 कुल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो सदस्य हैं वह वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और विदेह हैं, यानी कि इन 8 में 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनमें वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और विदेह है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं विदेह के बारे में। तो विदेह का चर्चा आपने रामायण में जरूर सुनी हुई होगी, लेकिन इसका सर्वप्रथम जिक्र यजुर्वेद में किया गया है, यानी कि विदेह के बारे में सर्वप्रथम यजुर्वेद में बताया गया है। इसके संस्थापक की बात करें तो सूर्यवंशी इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह इसके संस्थापक थे और मिथि जनक के द्वारा ही विदेह राज्य का नामकरण को, यानी विदेह राज्य का एक अन्य नामकरण मिथिला के रूप में किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मिथिला नगर की स्थापना किसने की, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा मिथि जनक ने। और रामायण में वर्णित, यानी रामायण आप में से सभी ने देखा होगा और नहीं देखा है तो अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन के टाइम में टेलीविजन पर रामायण का पुनः प्रसारण किया गया है। तो रामायण में वर्णित शिरध्वज जनक इस वंश के 25वें राजा थे, जिनकी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजकुमार राम के साथ हुआ था। और राम किसके पुत्र थे, तो राजा दशरथ के पुत्र थे। और विदेह राज्य का अंतिम राजा जो थे, यानी अंतिम शासक कलल जनक थे। और मगध के राजा महापद्म नंद ने विदेह राज्य का अपने राज्य में सम्मिलन कर लिया, यानी कि विदेह राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। किसने किया भाई, तो मगध के राजा महापद्म नंद ने किया। और अंतिम शासक विदेह राज्य के कौन थे, तो कलल जनक थे। वर्तमान में इसका नाम मिथिलांचल है। अब बात कर लेते हैं लिच्छवी की, यानी वैशाली की। इसकी स्थापना किसने की, तो मनु के पुत्र नमोदिष्ट ने की, जो कि वैशाल या वैशालिका राजवंश से संबंध रखते थे। और लिच्छवी में कुल 33 राजा हुए, जिसमें 24वें राजा विशाल के द्वारा ही वैशाली नगर की स्थापना की गई। और अंतिम शासक की बात करें तो सुमति अथवा प्रगति। अब लिच्छवी गणराज्य यानी कि लिच्छवी वैशाली से संबंधित साक्ष्य की बात करें तो विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, रामायण एवं महाभारत शामिल है। वर्तमान में वैशाली की पहचान मुजफ्फरपुर में बसाढ़ के रूप में की जाती है, यानी कि वैशाली, वर्तमान में वैशाली नगर की पहचान मुजफ्फरपुर के बसाढ़ नामक एक जगह है, वहाँ से की जाती है। अजात शत्रु ने वज्जी संघ को पराजित कर इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया, यानी अजात शत्रु ने वज्जी संघ को पराजित कर इसे अपने राज्य में मिला लिया। और बिहार के एकीकरण में इसका बहुत बड़ा योगदान है, यानी इफेक्ट है। क्या प्रभाव करा, तो माफ कीजिएगा, बिहार के एकीकरण यानी कि बिहार के एकजुट होने में ये जो वज्जी संघ है, जिसे अजात शत्रु ने पराजित कर अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया, इससे बिहार का एकीकरण का रास्ता सरल हो गया।
अब जान लेते हैं वैशाली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना वैशाली में ही हुई। लगभग कब हुई, यानी कब हुई, तो लगभग 750 ईसा पूर्व। वैशाली गौतम बुद्ध की प्रिय नगरी थी। लिच्छवियों ने, यानी कि वैशाली में जो लोग रहते थे उन्हें लिच्छवियों के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बुद्ध के निवास के लिए महावन एक उनका नगर उद्यान था, उन्होंने उसमें कटगार साल की स्थापना की। यानी कि जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो स्थान होते हैं उन्हें कटगार शाला के नाम से भी जाना जाता था। यानी एक क्या बोल सकते हैं उसको, धर्मशाला का नाम से बोल सकते हैं, यानी धर्मशाला बोल सकते हैं। और वहाँ से ही बुद्ध ने अपने उपदेश देना प्रारंभ किया, मतलब उपदेश देते थे। प्रारंभ तो उन्होंने बोध गया से किया, लेकिन जब वह वैशाली आते थे तो वही कटगार साल से, माफ़ कीजिएगा, कटगार साल से उन्होंने अपना उपदेश दिया वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने ही वैशाली प्रवास के दौरान प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली के यहाँ भोजन किया था, जिससे प्रसन्न होकर आम्रपाली ने उन्हें एक अपना नगर उद्यान, यानी कि अपना एक उद्यान जो बागीचा था, उन्होंने बौद्ध संघ को भेंट कर दिया। और इससे प्रसन्न होकर महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली, जो कि एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, उसे नगर वधु की पदवी प्रदान कर दी। बुद्ध के मृत्यु उपरांत, यानी बुद्ध जो के देहावसान के बाद कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल चर्चा जब बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा, यानी कि भारत में धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में बताऊंगा, तो उसमें मैं इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। अभी आप इतना ही जान लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो आप इसका आंसर दीजिएगा वैशाली में। कब हुई, तो लगभग 383 ईसा पूर्व। और उस किसके शासनकाल में हुई, तो कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, माफ कीजिएगा, कालाशोक के शासनकाल में। और बुद्ध की तरह ही जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर का वैशाली से खास लगाव था। वैशाली में ही महावीर ने चतुर्मास, यानी कि 4 मास व्यतीत किया था। अब बात कर लेते हैं अगली महाजनपद अंग के बारे में। तो अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। इसके संस्थापक की बात करें तो अंग नामक एक राजकुमार था। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मगध तथा राजमहल के पहाड़ियों के मध्य, यानी कि वर्तमान में जो झारखंड है वही अंग प्रदेश का हिस्सा था। और बिहार के मुंगेर एवं भागलपुर जिले जो हैं इनके भौगोलिक स्थिति में शामिल है। यानी कि भौगोलिक स्वरूप में बिहार के मुंगेर एवं भागलपुर तथा वर्तमान में जो झारखंड है वही अंग प्रदेश था। और इसके राजधानी की बात करें तो प्राचीन नाम इसके राजधानी का मालिनी था, जबकि नया नाम चंपा या चंपावती। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के द्वारा अंग को मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, जिस कारण बिहार का एकीकरण संभव हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप सभी को मगध साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच अगेन।